चैनल स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एटी में। आज हम पढ़ेंगे IC02 प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के चैप्टर 9 में प्रीमियम पेमेंट, पॉलिसी लैप्स और रिवाइवल। ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का, चैप्टर 9 का। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, कि प्रीमियम क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी, प्रीमियम की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीमियम्स होते क्या हैं। तो प्रीमियम एक ऐसा कंसिडरेशन होता है जो कि इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने के लिए देता है। मतलब आपने पॉलिसी खरीदी, तो पॉलिसी मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस है, ठीक है। तो टर्म इंश्योरेंस है कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं जब आप, तो 1 करोड़ तो नहीं पे करते ना। तो उस 1 करोड़ के पॉलिसी के लिए जो पेमेंट आप देते हो, ठीक है, वो हमारा वो मंथली हो सकता है, वो आपका ईयरली हो सकता है, ठीक है, और 6 मंथली हो सकता है। वो जो पैसा आप दे रहे हो उस पॉलिसी को जीवित रखने के लिए, वो हमारा कहलाता है प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या हुआ? कंसिडरेशन है जो कि इंश्योर्ड पर्सन देता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अब प्रीमियम इज टू बी पेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आपने पॉलिसी आपके नाम पे इशू हुई, आपको प्रीमियम देना है। और उसके बाद जब तक वो टर्म चलेगा, वो 10 साल की पॉलिसी हो सकती है, वो 20 साल की पॉलिसी हो सकती है, वो 50 साल की पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो जितने भी टर्म की पॉलिसी है, आपको पहले प्रीमियम से लेके पूरे टर्म तक वो पे करना है। अब जो प्रीमियम रेट है वो वेरी करेगा। किस किस बात पे वो वेरी करेगा? वो वेरी करेगा एज के साथ, प्रीमियम टर्म के साथ, और उसके क्या बेनिफिट्स उस पॉलिसी पे मिल रहे हैं उसके साथ, या वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। IC01 में मैंने बहुत अच्छे से प्रीमियम और ये सारी चीजें समझाई हैं, उसमें भी जाके आप देख सकते हो। बट लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम IC02 की प्लेलिस्ट बना रहे हैं अभी, तो मैंने सोचा इसमें भी आपको ये बेसिक चीजें कवर कराते चलूं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स पे हमारा जो प्रीमियम है वो इफेक्ट करता है। तो जो फैक्टर्स हमारे हैं वो हैं बेसिकली एज, सेक्स, हैबिट्स, हेल्थ कंडीशन और फैमिली हिस्ट्री। अब देखिए कि जो पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, उनका जो एज एज क्या है, ठीक है। जैसे हमारा एज ब्रैकेट है, मान लीजिए 31 to 40 है। तो जितनी ज्यादा आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा आपका उस पॉलिसी के लिए प्रीमियम होगा, ठीक है। तो एज अगर ज्यादा है तो प्रीमियम, आपको कोई भी पॉलिसी लेंगे तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज के साथ क्या होता है, आपका रिस्क फैक्टर लाइफ का बढ़ जाता है। आप पहले हेल्दी होते हो, फिर उम्र के साथ आपकी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर जेंडर, जेंडर की बात करेंगे कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज चार्ज करती हैं डिफरेंट प्रीमियम। मेल्स के लिए, औरतों के लिए अलग प्रीमियम लगता है, और मर्दों के लिए अलग प्रीमियम लगता है, ठीक है। आदमी औरत के लिए अलग अलग प्रीमियम लगता है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी लॉन्जिविटी और वो किस रिस्क, मान लीजिए कोई लेडी है, ठीक है, तो वो लेडी स्मोक करती है या नहीं करती, ठीक है, या जेंट्स है, तो अब वो जेंट्स कोई स्मोक करता है, ठीक है, तो उसकी हैबिट्स पे भी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो वो उसकी हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है। अगर आप स्मोकर हो तो आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा होगा, नॉन स्मोकर हो तो आपका प्रीमियम स्टैंडर्डाइज लगेगा। हेल्थ कंडीशन, क्या आपके कोई प्रिवेलिंग हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई बीमारी चल रही है, कुछ है, तो वो अगर आपके चल रहा होगा तो आपका प्रीमियम, हो सकता है आपको पॉलिसी ही ना इशू की जाए, लेकिन अगर पॉलिसी इशू की जाए तो आपका कुछ प्रीमियम बढ़ा के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क आपका जो नोन है वो आपका हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, नोन रिस्क कवर कर रहे हैं, तो प्रीमियम बढ़ा देते हैं उसमें, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, कुछ हमारे कुछ डिजीजेस होते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना, या कुछ हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री से आते हैं। मान लो अगर पिताजी को है तो बेटे को वो चीज आएगा, थैलेसीमिया हो गया, है ना। तो वो जो चीजें हैं वो आपके जेनेटिक्स में होके आ रही होती हैं। तो सिमिलरली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, तो अगर आपने बताया है तो आपका प्रीमियम उसी हिसाब से चार्ज होगा, ठीक है। आप डिटेल में बुक में जाके देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं, आप बाकी चीजें। प्लस कुछ हमारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे माउंटेनियरिंग हो गई, या पैराग्लाइडिंग जो करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो गए, ट्रैकिंग हो गए, है ना। तो आपकी ये जो आपकी हॉबीज हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है ना आपकी हॉबीज इनमें से कुछ है कि नहीं है, तो अगर ऐसी कोई हॉबी है, आप ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो भी प्रीमियम लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी हॉबीज रखते हैं, शौक रखते हैं, तो
इसके चांसेस है ना कि कभी एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है इन हॉबीज को जीते हुए। पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, वो पैराग्लाइडिंग सही से हुआ नहीं, बीच में कुछ आ गया है ना, या फट गया, या आपका वो जैकेट खुल गया, वो सारी चीजें रहेंगी, है ना। तो आगे बात करते हैं, एज की बात करते हैं। देखिए एज मैं बताऊंगा, बाकी चीजें मैंने आपकी कवर कर दी। जो पॉलिसी में मेंशन रहता है, पहले पुराने जमाने में ऐसा कोई चीज नहीं थी। एज प्रूफ के लिए हम 10th की मार्कशीट, है ना, आधार कार्ड, बहुत सारी चीजें, पहले मल्टीपल डॉक्यूमेंट चलते थे। अब ये चीज जो है ये काफी रिजॉल्व हो चुका है, बट फिर भी बुक्स में है तो बताना पड़ेगा कि प्रीमियम में एज कैलकुलेशन। ठीक है, आजकल क्या है कि भाई लाइफ इंश्योर्ड की एज को प्रूव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई पैदा होते ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, पुराने जमाने में ये सुविधाएं नहीं थी, ऑनलाइन हो गई हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस पे उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज। मान लीजिए कोई ब्रैकेट है, टर्म इंश्योरेंस आप लेने जा रहे हो, तो 30 प्लस होते ही आपका अलग ब्रैकेट में चले जाते हो आप, और 20 to 25 में आप अलग ब्रैकेट में रहते हो। तो एज को कैसे लिया जाता है? एज हमारी कैलकुलेशन जो होती है, आज मान लो मेरा बर्थडे होता है 30th जून मान लेते हैं। ठीक है, 30 जून को मेरा बर्थडे है। अब मैं पॉलिसी अगर 5 जुलाई को लूंगा, ठीक है, और 30 जून 2022 को मान लो मैं 30 ईयर्स का हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं 5 जुलाई 2022 को जो पॉलिसी लूंगा, तो मैं अपनी एज क्या लिखूंगा? ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि मेरी एज क्या है? ठीक है, तो हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं वो होता है एज नेक्स्ट बर्थडे क्या होगी, एज लास्ट बर्थडे क्या होगी, या एज नियरेस्ट बर्थडे क्या होगी। तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो एज नियरेस्ट बर्थडे लेती हैं। तो नियरेस्ट बर्थडे लेंगी तो एज डिटर्मिनेशन कैसे होगा? यहाँ पे सबसे नियरेस्ट बर्थडे आपका 5 जुलाई को अगर ले रहे हो, 30 जून को बर्थडे था, तो 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए आपके, तो 30 लेगी। ठीक है, अब हमारा एज नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से लेगा तो कैसे लेगा? ठीक है, तो मान लो 4 जुलाई को किसी का बर्थडे है, या 5 जुलाई को बर्थडे है। ठीक है, 5 जुलाई को बर्थडे है, और 5 दिसंबर को कोई पॉलिसी ले रहा है, 5 जुलाई 1900 या 2000 ले लो, 2000। ठीक है, 5 जुलाई 2000 को बर्थडे हुआ उसका, पैदा हुआ, और 22 में 5 दिसंबर को ले रहा है, तो इसकी एज कितनी होगी? ठीक है, तो अगर हम एज नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से लेंगे, तो हमारी एज हो जाएगी कितनी? तो जब पॉलिसी इशू हो रही है, तो अगर आपका बर्थडे रिसेंटली में चला गया है, तो नेक्स्ट बर्थडे की एज लेगा, एज नेक्स्ट बर्थडे में, नेक्स्ट बर्थडे पे जो भी एज होगी। अगर आप अभी 30 के हो और 31 लग गया आपका, तो नेक्स्ट बर्थडे में आपकी 31 हो जाएगी। तो 30 कंप्लीट होने के बाद अगर ले रहे हो, तो नेक्स्ट बर्थडे की एज ले लेगा वो कि हाँ 31 के हो गए आप। लास्ट बर्थडे इस केस में 30 जून का था, 5 जुलाई तो अभी रिसेंटली हुए, तो लेटेस्ट में क्या लेगा वो आपका? लास्ट बर्थडे 30 का था तो 30 ले लेगा। नियरेस्ट बर्थडे इस केस में क्या ले लेगा? 30 ले लेगा। तो अभी जो केस चल रहा है, अभी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या यूज करी है भाई? नियरेस्ट बर्थडे क्या है, तो नियरेस्ट बर्थडे पे जो भी एज चल रही होगी वो आपकी कैलकुलेट कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीमियम की। तो प्रीमियम क्या है भाई? हमारा जो पॉलिसी शेड्यूल है उसमें प्रीएम्बल होता है, उसमें पॉलिसी एक्नॉलेज करती है कि भाई पहला प्रीमियम रिसीव हो गया। ऑपरेटिव क्लॉज ये बताता है कि हमारा जो इंश्योर्ड है उसको सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स कैसे देने हैं, शेड्यूल मेंशन रहता है कि उसको नेक्स्ट प्रीमियम दिसंबर है तो दिसंबर के बाद उसको मार्च में देना है। ठीक है, अगर वो क्वार्टरली पेमेंट है, 6 मंथली है तो, और ईयरली है तो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीमियम कब देना है, वो आपका मेंशन रहता है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम पेड इज द कंसिडरेशन फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू कम इनटू फोर्स। तो पहला प्रीमियम हम जब देते हैं वो नेसेसरी होती है, बिना पहला प्रीमियम दिए आपकी पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, जब तक आपने पहला प्रीमियम नहीं दिया तब तक आपकी पॉलिसी एक्टिव नहीं मानी जाएगी, आपकी पॉलिसी नहीं माना जाएगा कि आपका लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दे दिया तो क्या मतलब आपकी पॉलिसी एक बार फोर्स में आ गई तो हमेशा फोर्स में रहेगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स नहीं दिए तो आपकी पॉलिसी फोर्स में नहीं रहेगी। ठीक है, अब द पॉलिसी डॉक्यूमेंट विल स्टेट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि भाई किस किस डेट को आपको प्रीमियम देना है। ठीक है, और प्रीमियम कहाँ देना है। ठीक है, अब देखिए अब तो बहुत ऑनलाइन ऑप्शंस हो गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन मैं तो कभी भी अपना जब लाइफ इंश्योरेंस पे करता हूँ तो मैं कभी ऑफिस में जाके नहीं पे करता। ठीक है, मैं तो ऑनलाइन ही पे कर देता हूँ। बट पहले क्या था कि ऑफिसेज में जाके, ऑनलाइन इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो ऑफिसेज में जाके तो उसमें बताना होता था कि भाई किस जगह आप अपना प्रीमियम देंगे, किस ऑफिस में जाके देंगे। ठीक है, अब अगर आपने किसी भी कारणवश
फ्यूचर में प्रीमियम पे करना भूल गए, ड्यू डेट आ गई चली गई, तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम एक बार आपका देना है तो ड्यू डेट के बाद आपको कुछ समय भी मिलता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उस बीच में आपको पॉलिसी का पेमेंट कर देना है, प्रीमियम दे देना है। ठीक है, मतलब ये कि जो कंडीशंस मेंशन रहती हैं आपके प्रीमियम, जो आपका शेड्यूल है, पॉलिसी शेड्यूल है, उसमें सारी कंडीशंस मेंशन रहती हैं। अब इंश्योरर्स क्या है कि इन कंडीशंस को एनफोर्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिजिडली एनफोर्स इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, स्टेटेड है। ठीक है, और वो ग्रेस पीरियड भी देते हैं कि भाई 30 दिन है ड्यू डेट के बाद आप पे कर सकते हो। तो रिजिडली नहीं है, मतलब रिजिड इन द सेंस आपका ड्यू डेट आई 15 दिन हो गए ड्यू डेट को, अब आप उन्हें पता है कि ठीक है वो आपको पीछे नहीं पड़ेंगे, उन्हें पता है कि हाँ ठीक है आप अभी 30 डेज का ग्रेस पीरियड एंजॉय करना चाहते होगे, ठीक है 30 डेज हो गए, तो इतना रिजिडली इन्फोर्समेंट नहीं है। ठीक है, नहीं पड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है भाई आप अपनी लाइफ के प्रति सजग हो तो वो आप करोगे ही, है ना। तो टाइमिंग क्या है पेमेंट का? तो प्रीमियम जो होते हैं हमारे नॉर्मली जो होते हैं ना, वो ईयरली या हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली होते हैं। अब देखिए, अगर ईयरली पेमेंट्स हैं तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनको जो बुक मेंटेन करनी है वो साल भर में एक बार अपडेट करनी है, हाँ ये ऐसे ऐसे टेबल बनाई और ना, हाँ ठीक है ये हो गया, पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया। अब जो मंथली पेमेंट है, मंथली पेमेंट वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप पेमेंट करते हो एक रिसिप्ट आप आपने इधर पेमेंट किया है, LIC आपको रिसिप्ट देगी। ठीक है, अब एक बार रिसिप्ट आप एक पेमेंट करोगे तो एक रिसीट देगी। अब आपको साल भर में 12 बार पेमेंट करना है तो 12 बार ये रसीद देगी आपको। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है, और ये सारी चीजें लगती हैं। तो मंथली पेमेंट में ये आपका मतलब कर तो सकते ही हो, बट ये है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाता है LIC ऑफिसर्स का, है ना, एजेंट्स का, बहुत लोगों का जो भी इन्वॉल्व है। अब ग्रेस पीरियड, मैंने भी आपको बताया कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। तो ग्रेस पीरियड एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होता है जो कि एक पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है कि भाई अपना प्रीमियम पेमेंट कर दो ड्यू डेट के बाद। ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट मान लो अब आप शुरू कर सकते हो, उसके 1 महीने तक का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब कितने दिन का दिया जाता है, अब कैसा प्रीमियम मोड है आपका इस पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रीमियम मोड मंथली है तो एक मंथ के लिए एक मंथ का टाइम नहीं दिया जाएगा आपको, हर महीने देना है, तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मंथली वाली मोड के लिए, और 30 डेज का से कम नहीं देना होगा आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड के लिए। मतलब कि 30 डेज से ज्यादा दे सकते हो, 30 डेज से कम नहीं दे सकते, है ना, नॉट लेस देन 30 डेज। बाकी अदर के लिए तो ऐसा नहीं है, मंथली मोड ऑफ पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ 15 डेज का ग्रेस पीरियड होगा। अगर आपने ऐसे समझिए कि 15 तारीख आपका ड्यू डेट होती है तो आपको 30 तक पेमेंट कर देना है, ऐसा नहीं है कि अगले 15 तक करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। हम्म, और आपका क्या है नेक्स्ट, कि अगर लास्ट डे ग्रेस पीरियड का हॉलीडे है तो ये है कि एक नेक्स्ट वर्किंग डे देंगे, ये तो जनरल प्रैक्टिस है कि 15 तारीख लास्ट डेट थी आपकी ग्रेस पीरियड की, अब वो हॉलीडे ही पड़ गया, बैंक हॉलीडे पड़ गया, तो वो ठीक है, वो इतना रिजिड नहीं है। ठीक है, तो वो इतनी चीजें रिजिड नहीं है। ग्रेस पीरियड 15 डेज मंथली मोड ऑफ प्रीमियम के लिए और 30 या 31 डेज अदर केसेस के लिए। पॉलिसी कंटिन्यूज टू रिमेन इन फोर्स ड्यूरिंग दीज ग्रेस पीरियड इवन प्रीमियम इज नॉट पेड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो कि एक प्रीमियम पे होना था 15 तारीख को, ठीक है, ईयरली पेमेंट था, और 15 तारीख को होना था लेकिन उसने पे नहीं किया, तो नेक्स्ट 15 तक वो कर सकता था। अब इस बीच क्या हुआ, 20 तारीख को वो मर गया। अब 20 को मर गया तो पॉलिसी उसकी नहीं एक्टिव होगी, आप बोलोगे एक्टिव नहीं है लेकिन ग्रेस पीरियड में मरा। अब अगर ग्रेस पीरियड में वो मरा तो क्लेम तो उसको पूरा दिया जाएगा, मगर इस पीरियड का जो भी आपका प्रीमियम था जो उसे देना था वो एडजस्ट करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, डिडक्शन ऑफ द लास्ट अनपेड प्रीमियम ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, या जो भी उसकी पॉलिसी कंडीशंस होंगी, अगर प्रीमियम भी लौटाने वाली पॉलिसी होगी तो फिर क्यों, है ना। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, वो केस टू केस बेसिस पे समझनी पड़ेंगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ग्रेस पीरियड के दौरान अगर कोई इंसान मर जाता है उसकी पॉलिसी एक्टिव ही मानी जाती है। हाँ, उसका प्रीमियम एडजस्ट होके ही आपका पेमेंट दिया जाता है क्लेम का। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस में और इसमें डिफरेंट हो जाती हैं, है ना। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हो सकता है आपको कई बार अलग तरीके से मिले, क्योंकि रिजिडनेस नहीं है इसमें, रिजिडिटी नहीं है। ठीक है, रिजिडिटी नहीं है चीज़ों को वो करने की। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। IC02 का चैप्टर 9 का पार्ट 1। ठीक है, ये मैं यहाँ कंप्लीट कर दे रहा हूँ, वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप लर्निंग कीप शेयरिंग।